हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और पढ़ रहे हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री, और उसमें जो विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल है उनका अध्ययन करते हुए हम लोग बोहर मॉडल तक पहुंच चुके हैं। और बोहर मॉडल का जो बेस है, किसके बेसिस पे बोहर मॉडल आया, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो सब कुछ व्याख्या करने के बाद लास्ट में फेल हो गया कि जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार से है, परमाणुओं का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कक्षाओं में गति करते हैं, यहीं से वो मॉडल फेल हुआ था। अदरवाइज रदरफोर्ड ने जो नाभिक की खोज की और जो इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल दिया परमाणु का, वह मॉडल बिल्कुल पर जो आपके रसायन विज्ञान है उसमें क्रांति ला दिया था। उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रयोग और लगातार कंटिन्यूअस खोजें होती रहीं, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट खोजें हुई जो बिल्कुल फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की जो बिल्कुल पुरानी अवधारणाएँ थी उनको बिल्कुल चेंज करके रख दिया उन्होंने। और उन अवधारणाओं की सहायता से ही हम लोग का जो परमाणु मॉडल है उसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला वैज्ञानिकों को। और उन्हीं अवधारणाओं में से एक अवधारणा जो है दिया था किसने, जेम्स मैक्सवेल जी ने। जेम्स मैक्सवेल जी ने जो अवधारणा बनाई थी किसकी, जो विकिरण का तरंग सिद्धांत है, उसी के बेस पे आपका बोहर मॉडल क्या है, आधारित है। उसी के आधार पे बोहर ने आपका जो परमाणु की संरचना है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है उससे निकलने वाले जो स्पेक्ट्रम्स हैं उसकी व्याख्या किया। तो क्या है जेम्स मैक्सवेल का मॉडल, उसको एक शॉर्ट तरीके से और बिल्कुल आसानी से वो समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कोई बॉडी मैंने बनाया हुआ है, बॉडी दिखा रहा है कि इसमें से क्या है, इस आपके रेडिएशन निकल रहे हैं। रेडिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, विकिरण है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सिंपल रेडिएशन की बात हो रही है। आप जानते हो दोस्तों, कोई बॉडी हो किसी भी टेम्परेचर पे हो, है ना, एवरी बॉडी इमिट्स हीट रेडिएशन एट एवरी टेम्परेचर। कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो उससे क्या है, हीट रेडिएशंस, उससे रेडिएशंस इमिट होते ही रहते हैं। तो जो आपकी हॉट बॉडीज होती हैं, जो एनर्जी के सोर्स होते हैं जहाँ से हम लोग की ऊष्मा निकलती है, ऊर्जाएं निकलती हैं, ठीक है, तो वह ऊर्जाएं जो निकल रही हैं वो किस रूप में निकलती हैं, आप इसके बारे में पीछे स्टडी कर चुके हो कि ऊर्जाएं आपका विकिरण के रूप में निकलती हैं, विकृत होती हैं, ऊर्जाएं चारों तरफ फैलती हैं। वो हम लोग को दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन क्या है, वो चारों तरफ फैलती रहती हैं। जैसे आप किसी भी सनलाइट को ले लें, सूर्य का प्रकाश ले लें, तो सूर्य के ऊपर जो है सतह पे आपका जो है वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और वह ऊष्मा क्या है, पृथ्वी तक पहुँच रही है। तो उस ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुँचने का तरीका क्या है, उस तरीके की जब व्याख्या करनी थी तो आपके मुख्य रूप से दो सिद्धांत आए थे। एक प्लांक का जो क्वांटम थियरी था वो आया, और आपका जो मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था वो। दो सिद्धांत थे जो ऊष्मीय विकिरण को व्याख्या करने के लिए विशेष रूप से हम लोग के पास हैं। उसी में से जो आपका जेम्स मैक्सवेल का जो सिद्धांत है उसी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो वस्तु लिया है इससे क्या है, विकिरण हम लोग का निकल रहा है। तो मैक्सवेल ने कहा सबसे पहले कि जो आपका ये किसी भी स्रोत से विकिरण निकलता है ऊर्जा का, ठीक है, वह क्या है, एक सतत रूप में निकलता है। विकिरण क्या होता है, ऊर्जा का सतत विकिरण होता है वहाँ पे, यानी कि एनर्जी निकलती है। तो ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पे सतत का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस। अगर ये कोई स्रोत है, इससे एनर्जी निकल रही है, तो ये आपका निकल रहा है अगर एनर्जी, तो इसमें ये लाइन कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन यहीं से एक ये निकाला जाए, ये देखिए, तो ये लाइन क्या है, जगह जगह ब्रेक है। यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक हुई, खाली जगह मिला हम लोग को, यहाँ पे क्या है, खाली जगह मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका विकिरण नहीं है, यहाँ पे विकिरण नहीं है। तो इसके बोलेंगे असतत। ये क्या है, असतत है, असतत। और ये क्या है, सतत है। इसमें कहीं आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। यानी कि सूर्य से जब ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो वो क्या है, एक समान रूप से आती है पृथ्वी पे। ऐसा नहीं होता है कि कुछ दूर ऊष्मा आई फिर कुछ गायब हो गई बीच में से, ठीक है ना। ऐसा होता तो कहीं कहीं हमको उजाला दिखाई देता, कहीं कहीं क्या है, हम लोग को अंधेरा दिखाई देता। हम लोग को एक ही समय पर एक ही जगह पे, कुछ जगहों पे क्या हम लोग को उजाला, जहाँ तक उसमें विकिरण दिखाई देता वहाँ तक उजाला दिखाई देता, और जहाँ उसमें विकिरण समाप्त हो जाता, बीच में गैप होता, असत होता, खंडित होता, वहाँ पे क्या हम लोग को अंधेरा दिखाई देता। लेकिन हम लोग को तो एक समान रूप से क्या है, उजाला दिखाई देता है, एक ही समय पे, एक ही जगह पे। तो उन्होंने कहा कि जो ऊष्मीय विकिरण है, चाहे ऊर्जा का जो वितरण है, वो क्या है, सतत विकिरण के रूप में होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। दूसरी बात बोला उन्होंने कि जो आपका ये
ऊर्जा का विकिरण होता है वो क्या है, तरंग के रूप में होता है। और तरंगे कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आपका पहला पॉइंट उनका था कि ऊर्जा का विकिरण सतत रूप में होता है, सतत रूप में होता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि यह किस रूप में होता है, तरंगों के रूप में। विकिरण जो हम लोग का है, विकिरण किस रूप में होता है, तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है। ये तरंगे कौन सी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये जो तरंग बनी हुई है, इस तरंग का जो विकिरण जो बना हुआ है तरंग रूप में, वह दो पार्ट से बना हुआ है। एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड से। ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है। ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही साथ जो विकिरण चल रहा है, ये हम लोग का विकिरण अगर चल रहा है तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या आपका है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तो होते ही होते हैं, वो आपका जो उसमें विकिरण की दिशा होती है उसके भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय और विद्युत वेक्टर होते हैं ऊष्मा के या फिर ऊर्जा के, वो क्या है, सतत रूप से चारों सभी दिशाओं में क्या है, कंपन करते रहते हैं एक दूसरे के लंबवत। ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रोपगेशन डायरेक्शन होती है विकिरण की, उसके भी लंबवत होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, किससे बनी होती हैं, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से बनी होती हैं, क्षेत्र से बनी होती हैं, जो क्या होती हैं, जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। और साथ ही साथ ये बताया मैंने कि ये आपकी जो तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं एक दूसरे के लंबवत तो होते ही हैं, विकिरण के भी लंबवत होते हैं। तो कह सकते हम लोग कि तथा ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तो होते ही हैं, साथ में ये विकिरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, दिशा के भी परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो विकिरण है वो तरंगे के रूप में चलता है। और तरंगे कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और साथ ही साथ आपका अगर ये ऊष्मीय विकिरण की दिशा को दिखा रहा है तो ये हम लोग का हो गया ऊष्मीय विकिरण। तो ऊष्मीय विकिरण की दिशा ये हो गई अगर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ये आपका क्या है, ऊष्मीय विकिरण की दिशा हो गई। तो तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसको इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये आपका ऊष्मीय विकिरण जा रहा है आपका, और ये आपका जो नीला वाला डार्क लाइन दिख रहा है वो क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दिखा रहा है। और ये जो नीचे से आपका ये लाइन जा रहा है ये किसको दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। साथ ही साथ आपका जो विकिरण की दिशा है उसके भी क्या है, लंबवत हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके दो पॉइंट यहाँ पे आपके हुए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि जो विकिरण का वेग होता है, जो विकिरण का वेग जो होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। जो विकिरण का वेग होता है, विकिरण का वेग वह प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। जिस वेग से प्रकाश चलता है उसी वेग से क्या है, हम लोग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेज है, वेव है, वो भी क्या है, उसी वेग से चलती है। ठीक है ना। तो ये आपका इसमें आपका चौथा पॉइंट इसमें जोड़ेंगे आप, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, उसमें जो आपका विकिरण है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना हुआ है, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि विकिरण को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात आप देखते हो हम लोग का जो सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बीच में हम लोग का कहीं पे निर्वात है, कहीं माध्यम है, धूल के कण, मिट्टी का वातावरण हम लोग का है, या माध्यम कोई न कोई है। लेकिन कुछ जगह ऐसी स्पेस मिलती है जहाँ पे क्या है, किसी प्रकार कोई माध्यम नहीं है, लेकिन उसको भी पार करके प्रकाश क्या है, पृथ्वी पे आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग के जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको चलने के लिए हमें उनको माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। वो माध्यम हो या न हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तरंगे क्या है, लगातार कंटिन्यूस सतत रूप से चलती रहती हैं। तो ये आपका जो मैक्सवेल जी थे उनके 4 पॉइंट मुख्य रूप से मिले हम लोग को, कि हम लोग का कोई बॉडी हमेशा किसी भी ताप पे क्या है, उसमें विकिरण निकालती रहती है। अब विकिरण क्या है, सतत रूप में चलता है और वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से बना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, एक दूसरे के लंबवत होती हैं और विकिरण की दिशा की भी क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और जो आपका विकिरण है वो उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसका वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आइए अब इस जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनसे जुड़े हुए कुछ जो बातें हैं उनको जानते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगे से जुड़ी हुई कुछ विभिन्न परिभाषाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो उसको लिए पहले हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर में समझेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनसे जुड़ी हुई परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो ये फिगर हम लोग का बन के हो गया रेडी। आइए इसमें देखते हैं जो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या हो रहा है उसमें। देखिए दोस्तों, ये कोई माध्यम हम लोग का है, सपोज इसको समझने के लिए कि तरंग किस रूप में चल रही है। जब इसमें कोई हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, इसके अंदर जब एनर्जी आती है तो एनर्जी क्या है, किसी पार्टिकल को मिलती है। वह पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, अपने पोजीशन से क्या होता है वो ट्रेवल करना शुरू करता है, मैंने एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है वो किसी अगले पार्टिकल को। जब अगले पार्टिकल को ट्रेवल कर मूव करता है तो उसका जो उसके अंदर क्या है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और वही विक्षोभ, वही हलचल जो होती है, डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, वही डिस्टर्बेंस क्या है, तरंग कहलाती है, जानते हैं आप। और वो जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं अपने पोजीशन को छोड़ करके अपने पोजीशन से थोड़ा सा अप या डाउन कर जाते हैं, अपने पोजीशन से ऊपर या नीचे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है। यह पार्टिकल यहाँ से उठ कर कहाँ चला गया है, यहाँ पे चला गया है। वैसे इस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पे थी, इस पोजीशन से कहाँ चला गया, वो नीचे चला आया है। इसी प्रकार से इस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे थी और कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है, ठीक है। अब यहाँ वाला पार्टिकल अपनी जगह पे, यहाँ वाला पार्टिकल क्या अपनी जगह पे ही है, अपनी जगह पे, इसके अंदर कोई मोशन नहीं हुआ है। तो तरंग जब चल रही है तो जिस पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है वो क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और पोजीशन से क्या है, अप या डाउन हो जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे। इसको ग्रीक वर्ड है लेमडा, लेमडा से इसको शो करते हैं, ग्रीक वर्ड लेमडा से इसको हम लोग दिखाते हैं तरंग को, ठीक है। अब ये तरंग दैर्घ्य होता क्या है इसमें, तो तरंग जब चलती है तो उसमें ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्टिकल है सबसे अधिक ऊंचाई तक गया है। यहाँ वाला पार्टिकल कोई अगर होगा तो यह वाला पार्टिकल क्या है, यहाँ पे कहीं होगा, ऐसे यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा कहीं, ऐसे जो भी पार्टिकल है क्या है अपने अपनी जगह पे वो लिए हुए हैं। हमने इसमें से केवल जो हाईएस्ट पॉइंट पे गए हैं और जो लोवेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया है, शो किया है। अदरवाइज ये सभी पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर, सभी क्या हैं, पार्टिकल्स है, सबकी क्या अपनी अपनी पोजीशन है, जो जिसको जितनी एनर्जी मिली क्या किसी टाइम पे वो दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पे वो हैं। तो ये जो आपका हाईएस्ट ट्रेवल किया है उसने डिस्टेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी कि ये आपकी जो हाईएस्ट ट्रेवल डिस्टेंस है किसी पार्टिकल द्वारा ऊपर या नीचे की तरफ, उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। उसको ए से दिखाते हैं, किससे, ए से, आयाम से, ठीक है ना। तो आयाम क्या हो गया, किसी भी पार्टिकल का तरंग की गति करते समय जो उसकी
प्रारंभिक अवस्था से अधिकतम जो विस्थापन वो ग्रहण करता है उसी अधिकतम विस्थापन को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, आयाम। तो सबसे पहले आयाम को देखा आपने। आयाम क्या है, किसी भी कण का अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है, ठीक ना। किसी भी कण का अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। यानी कि ये जो दूरी होगी क्या होगी, आयाम होगी, चाहे ऊपर की या फिर नीचे की। जो ये आपका हाईएस्ट पीक पॉइंट मिल रहा है, इस पीक पॉइंट को बोलते हैं श्रिंग। क्या बोलते हैं, श्रिंग कहते हैं। और जो लोवेस्ट पॉइंट आपको मिनिमम पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलेंगे, श्रिंग और गर्त। तो यहाँ पे ये एक श्रिंग होगा, एक यहाँ पे श्रिंग है, इसके बाद यहाँ श्रिंग बन रहा है, वैसे यहाँ गर्त बन रहा है, यहाँ गर्त बन रहा है। ऐसे तरंग यहाँ पे चलती तो यहाँ पे गर्त बनता, फिर आपका फिर श्रिंग बनता। ऐसे क्या है, श्रिंग और गर्त आपके बनते चले जाते हैं। तो इसमें दो श्रिंगों के बीच की जो दूरी है, यहाँ पे ये जो दूरी दो श्रिंगों के बीच की दूरी है, दो क्रमागत श्रिंगों के बीच की दूरी जो होती है उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं उसको। लैम्डा से उसको शो करते हैं, अभी बताया मैंने, ठीक है। दो श्रिंगों के बीच की दूरी या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी ले लो आप, उसको भी क्या है, लैम्डा ही कहेंगे, तरंग दैर्घ्य ही कहेंगे। तो सिंपल सी इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या चीज़, तरंग दैर्घ्य की। तो दो क्रमागत श्रिंगों या गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रिंगों या गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। दो क्रमागत श्रिंगों या गर्तों के बीच की दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब इसके मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक या तो आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, फिर एंगस्ट्राम में ले लो, या फिर आप इसका नैनोमीटर में ले लो, या फिर पिकोमीटर में ले लो, या फिर आप इसको मीटर में भी कहीं हम लोग दिखा लेते हैं, इसको मीटर में भी दिखा सकते हैं। तो इसका आपका जो सामान्य लंबाई के मात्रक हैं वही मात्रक इसके होते हैं। अब किस में हम लोग ले रहे हैं, एंगस्ट्राम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, किस में ले रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन पे और आपके जो आपका किस रूप में आप उसको लेना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा, कैसी आपकी ज़रूरत है। तो इसमें आपका एक चीज़ तो आ गया हम लोग का, क्या चीज़, देखो सेंटीमीटर तो हम लोग समझते ही हैं, मीटर भी समझते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग का एक एंगस्ट्राम में कितना मीटर होता है। तो एक एंगस्ट्राम बराबर आप जानते ही हो 10⁻⁸ सेंटीमीटर कह लो, 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर होता है। और अगर आप इसमें नैनोमीटर की बात करेंगे तो एक नैनोमीटर जो होता है, एक नैनोमीटर में आपका 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर होता है। और एक और बच गया हम लोग का पिकोमीटर, तो उसको भी लिख लेते हैं यहीं पे। एक पिकोमीटर कितना होता है, एक पिकोमीटर बराबर जो हो जाएगा हम लोग का 10⁻⁻12, ठीक है, 10 के घाते -12 मीटर होता है ये। तो ये तीन आपके छोटे पैमाने हैं दूरियों के, ठीक है, आपके एंगस्ट्राम, नैनोमीटर और पिकोमीटर। आप देख रहे हो इसमें ये आपका 10⁻⁻12 मीटर है, इसकी वैल्यू सबसे कम है, ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे कम है। और ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁻10 है। तो ये सबसे कम, उससे छोटा ये होता है, ये आपका ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। इससे छोटा कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, नैनोमीटर में हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन होगा, नैनोमीटर। तो इसको बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में भी कहीं पूछ देगा तो आप यहाँ पे देख करके इसको लिख सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे 10 पावर जो बड़ी घात होगी माइनस में,
उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। जिसकी माइनस में वैल्यू पावर क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, उसका वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा होगा। यानी कि इसका वैल्यू क्या है, सबसे छोटा होगा। इससे छोटा कौन होगा, ये वाला होगा। इससे छोटा कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि क्या वैल्यू हम लोग को मिल रही है, 10⁻⁻12, 10⁻⁹, 10⁻10। ये आपकी 3 वैल्यूज हैं। ठीक है। अब धीमे धीमे इसको अगर हम लोग लिखते हैं बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, बढ़ते क्रम में लिखा जाए इसको, तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे पहले छोटा लिखेंगे, बढ़ते क्रम लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, पिकोमीटर हो जाएगा। पिकोमीटर सबसे छोटा होता है। उससे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, उससे बड़ा आपका हो जाएगा कौन सा, एंगस्ट्राम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम। और उससे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, नैनोमीटर हो जाएगा। नैनोमीटर। ये आपका इनका बढ़ता हुआ क्रम है। पिकोमीटर सबसे छोटा, एंगस्ट्राम उससे बड़ा, और नैनोमीटर उससे भी बड़ा होगा। ठीक है ना। ये आपका इकाई के लिए बात हो रही है, 1 पिकोमीटर, 1 एंगस्ट्राम और 1 नैनोमीटर की तुलना की जा रही है। तो इसको अपने बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। अभी घटते हुए क्रम में लिखना होता तो सबसे पहले नैनोमीटर, फिर कौन, एंगस्ट्राम, फिर कौन आता, पिकोमीटर आता। तो ये आपका तरंगदैर्घ्य का क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो आप यहाँ से आपने आयाम समझ लिया और तरंगदैर्घ्य समझ लिया। 2 श्रृंगों के बीच की दूरी 2 क्रमागत श्रृंग होने चाहिए। इसके बाद ऐसा नहीं कि इसको और इसको ले लें तो रॉन्ग हो जाएगा। ये इसके ठीक बाद आने वाला जो श्रृंग होगा उससे, या फिर कोई गर्त लीजिए इसके बीच का। आप ऐसा नहीं कि यहीं से शुरू करें, आप इन दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को भी क्या है, लैम्डा बोल सकते हो, तरंगदैर्घ्य बोल सकते हो। या फिर यहाँ पे कोई गर्त बन रहा होगा तो इन दोनों गर्तों के बीच की दूरी भी क्या होगी, लैम्डा ही होगी। तो किन्हीं 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी और किन्हीं 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी जो होती है वही होती है तरंगदैर्घ्य। उसका मात्रक देख लिया आपने, क्या उसका मात्रक होता है। मात्रक आपका जो समान लंबाई के मात्रक होते हैं वही मात्रक उसका होता है। आइए अब इसका देखते हैं हम लोग क्या चीज़, आवृत्ति देखते हैं कि आवृत्ति क्या चीज़ होती है। तो आवृत्ति के लिए आपको पता ही है कि पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड जो कंपन होता है उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो एकांक समय में 1 सेकेंड में जितना आपका कंपन गुजरता है किसी पॉइंट से होकर के, उसी को बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलेंगे, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में गुजरने वाली तरंगों या कंपनों की संख्या जो है ना, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में गुजरने वाली तरंगों या कंपनों की जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, आवृत्ति कहते हैं। तो पर सेकेंड कितना चक्कर वो घूम रहा है, कितना चक्कर वो लगा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चला तो आधा चक्कर यहाँ तक हो गया, फिर आधा चक्कर ये हो गया, यह क्या हो गया, 1 चक्कर हो गया। तो किसी पॉइंट पे देखा जाए तो 1 सेकेंड में कितना बार वो चक्कर लगा रहा है, तो उस पॉइंट पे उस तरंग का क्या हो जाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। जैसे 1 सेकेंड में अगर कोई 10 चक्कर लगा रहा है तो आवृत्ति क्या होगी, 10 हो जाएगी। अगर कोई 1 सेकेंड में 20 चक्कर लगा रहा है, 100 चक्कर लगा रहा है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 100 हो जाएगी। यानी कि 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या या गुजरने वाली तरंगों की संख्या, वही होता है हम लोग का क्या चीज़, आवृत्ति होती है। इसका मात्रक आपका क्या होता है, हर्ट्ज जिसको बोलते हैं, हर्ट्ज, कंपन प्रति सेकेंड, या फिर इसी को बोलते हैं कंपन प्रति सेकेंड। कंपन प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है, हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या है, कहीं यन से भी दिखाते हैं या फिर कभी यफ से भी इसको दिखाते हैं, कभी कभी क्या है, न्यू से भी हम इसको शो करते हैं। ठीक है ना, यन, यफ या न्यू से शो किया जाता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे आप क्या है, अलग अलग तरीके से इसको शो करते हो, यन से, यफ से या फिर न्यू से। यहाँ पे हम लोग न्यू से शो करेंगे इसको। ठीक है, न्यू क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू से इसको हम लोग शो करेंगे। हम लोग का ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जनरली क्या है, न्यू का ही यूज किया जाता है, वैसे आप एन और एफ का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका
चक्कर प्रति सेकेंड या कंपन प्रति सेकेंड, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं इसका मात्रक, हर्ट्स या कंपन प्रति सेकेंड, या फिर इसी को कहीं कहीं आपको लिखा जाएगा चक्कर प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड। तो ये मात्रक इसके हो जाएंगे, लिखने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। तो आयाम आप समझ गए, तरंगदैर्घ्य समझ गए, और क्या समझ गए, आवृत्ति समझ गए। अब आइए अगला देखते हैं हम लोग इसका वेग के बारे में देखते हैं कि इसका वेग क्या होता है। तो वेग आप जानते हो वेग क्या चीज़ होता है। वेग के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो, किसी भी चीज़ का वेग उसकी जो तय दूरी होती है एकांक समय में, उसी को क्या बोलते हैं, वेग। तो एकांक समय में तय की गई दूरी, तो वेग की परिभाषा तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हो एकांक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। एकांक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तरंग का वेग कहलाती है। तरंग का वेग कहलाती है। वेग को क्या c से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं इसको, c से। अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो सिंपल सा इसका मात्रक हो जाएगा क्या चीज़, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या फिर एंगस्ट्राम प्रति सेकेंड, जैसे आपका दिया रहेगा आपका मात्रक, उसके अकॉर्डिंग क्या इसको आप कर सकते हो। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, आपका एक v इक्वल टू एन लेमडा, ये आपका वेग होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। अगर हम लोग यहाँ पे वेग को c से शो कर रहे हैं, c से दिखा रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखा रहे हैं, और ये क्या है, तरंग का तरंगदैर्घ्य है, तो एक रिलेशन निकल के आता है आपका किस में, तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी और वेग में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप लेमडा निकालना हो तो यहाँ से लेमडा भी निकाल सकते हो, लेमडा इक्वल टू c अपान न्यू जाएगा। आप न्यू निकालना चाहते हो तो न्यू इक्वल टू क्या होगा, आपका c अपान लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से कुछ फार्मूले भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो वेग आपका सिंपल सा हो गया कि एकांक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग का वेग कहलाता है। एक पॉइंट और हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो तरंग संख्या होती है, तरंग संख्या। तो तरंग संख्या सिंपल है, तरंगों की संख्या। तो संख्या कहाँ देखेंगे, किसी लंबाई में देखेंगे। अगर हम किसी लंबाई को एकांक कर दें तो वहाँ पे एकांक लंबाई में जो तरंगों की संख्या होगी उसे बोलेंगे तरंग संख्या। तो तरंग संख्या क्या होती है, एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या, एकांक लंबाई में तरंगों की जो संख्या होती है, तरंगों की संख्या जो होती है उसे कहते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या क्या है, तरंग संख्या कहलाती है। तरंग संख्या को न्यू बार से दिखाते हैं हम लोग, किससे, न्यू बार से, इससे न्यू बार से दिखाते हैं, इसको न्यू बार से दिखाते हैं। और ये जो न्यू बार है इसका अगर हम फॉर्मुलेट करोगे आप तो क्या हो जाता है, न्यू बार का वैल्यू जो होता है वह 1/λ होता है, 1/λ के बराबर होता है। यानी कि जो तरंग संख्या है वो तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह सकते हो यहाँ पे कि तरंग संख्या प्रोपोर्शनल टू 1/तरंगदैर्घ्य, ठीक ना। ये क्या है, उसके व्युत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा। अब वहाँ से आप चाहो तो लेमडा की वैल्यू रख करके यहाँ से और भी चीज़ों में संबंध निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से आपका न्यू बार इक्वल टू लेमडा की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया मैंने कि c इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। तो लेमडा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, आपका c अपान न्यू हो जाएगा, c अपान न्यू, ठीक है। तो आप 1/c अपान न्यू कर लो, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, न्यू अपान c। तो न्यू बार इक्वल टू क्या हो गया, न्यू अपान c हो गया। यानी कि तरंग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बटा वेग। तरंग संख्या क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, न्यू बार इक्वल टू ये आपका हो गया आवृत्ति, क्या हो गया, आवृत्ति बटे में क्या हो गया, तरंग वेग, वो वेग हो गया। तरंग संख्या बराबर ये आपका संबंध निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी तरंग संख्या हो गई। और लास्ट में जाते जाते एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या चीज़ होता है, आवर्तकाल एक आवर्त में लगा समय।
आवर्तकाल क्या है? एक आवर्त में लगा हुआ समय जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल एक चक्कर, है ना, तरंग का एक चक्कर पूरा होने में जो समय लगता है, ठीक है, एक चक्कर या फिर एक आवर्त या एक चक्कर पूरा होने में लगा समय, एक आवर्त या एक चक्कर पूरा होने में लगा समय जो होता है आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं? कैपिटल टी से। आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है न्यू इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी जो है आवर्तकाल का व्युत्क्रम है, ठीक है। आवर्तकाल अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, आवर्तकाल कम होगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाएगी। तो ये आपका जो तरंग गति सिद्धांत था उसके 4 पॉइंट शुरू में देखे हम लोग, फिर उस तरंग से संबंधित जो मुख्य शब्दावलियाँ हैं उन शब्दावलियों को देखा और समझा, उनसे जुड़े हुए जो फार्मूले थे उन फार्मूलों को हम लोगों ने देखा। तो अभी तो ये सिंपल सा जो मैक्सवेल जी का जो सिद्धांत था उसको देखा। अब उसकी कुछ सीमाएँ देख लेते हैं, क्या है मैक्सवेल की सीमाएँ क्या हैं और उसको किस प्रकार से हम लोग किसी बोहर मॉडल में और जो आपके उसमें विकर्ण है उसमें किस प्रकार से अप्लाई करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं।